तो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की वीडियो होगी बीपीसीसी 105 के यूनिट 9 परीक्षण निर्माण का परिचय। तो अगर आपने प्रैक्टिकल कभी बनाया है तो आप इसे थोड़ा सा समझ पाओगे और थोड़ा सा रिलेटेबल अपने में कर पाओगे। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण या माप मतलब प्रयोग मतलब क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट और एक्सपेरिमेंट। यह एक स्व रिपोर्ट अध्ययन को संदर्भित करता है जहां उत्तरों को मापा जा सकता है और कुल प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। यहां हम परीक्षण और माप शब्दों का उपयोग को परस्पर विनिमय कर सकते हैं, मतलब आपस में बदल सकते हैं। हालांकि सामान्य शब्द जाल में परीक्षण शब्द शैक्षणिक परीक्षण या सही या गलत प्रतिक्रियाओं के साथ एक परीक्षा को संदर्भित करता है, जहां ज्यादातर मामलों में मनोवैज्ञानिक माप का कोई सही और गलत उत्तर नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो माप आई है वो सही आई है या गलत आई है, नहीं। हम लोग का उद्देश्य मेन होता है उसे मापना और क्या आता है उत्तर उसकी जांच करना। वैधता की परिभाषा और प्रकार जून 2022 के एग्जाम में आया हुआ है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। ठीक है। सांख्यिकी निष्कर्षों के विवरण से यह स्पष्ट है कि सभी परीक्षणों में वैधता समान मात्रा नहीं होती। तो ऐसा नहीं है सबका समान मात्रा है। यह पूरी तरह से चर्चा की सीमा पर निर्भर करती है। परीक्षण का परिणाम के आधार पर विस्तार से निर्णय के अपने मानदंड के साथ उद्देश्य है। उदाहरण के लिए बुद्धि परीक्षणों की वैधता केवल उन परीक्षणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो वास्तव मंत व्यक्ति के बुद्धि स्तर को परीक्षण में सफल होते हैं। एक परीक्षण उस मात्रा तक मान्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जिसमें वह प्रतिभागी उल्लेखित आयाम को सही ढंग से समझ सकता है, मतलब जो क्वेश्चन है उसे समझ रहा है, तभी वो परीक्षण वैध के गुण तक चल रहा है। अगर वो समझ नहीं रहा उसके बाद भी वो अटेम्प्ट कर रहा है तो वो वैधता के गुण पे है ही नहीं, वो बस तुक्केबाजी कर रहा है, मतलब गेस वर्क कर रहा है, जिसके आधार पर निर्णयों की शुद्धता या गलत होने का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए रुचि परीक्षणों की वैधता, ये जो आप लोग को भी शायद करवाया जाएगा, इसमें परीक्षणों के वैधता बुद्धि परीक्षणों के मामले से कम है। यहाँ थोड़ी सी कठिनाई है। एक क्षण के लिए मान लीजिए कि कुछ छात्रों की बुद्धि को एक विशेष विधि द्वारा मापा गया था। अब परीक्षण की वैधता इस बात पर निर्भर करेगी कि छात्रों ने परीक्षण किया वास्तव में उनके पास वह बुद्धिमत्ता है जिसके पास उन्हें रखने का संकेत दिया गया है। यहाँ यह समस्या उत्पन्न होती है कि मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसे बुद्धि मापने के लिए यूज किया गया लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट किया, कुछ ने उसे सही कर दिया, कुछ का जवाब गलत हो गया। तो क्या वो वास्तव जो बुद्धि परीक्षण हुआ वो क्या सही बैठा हम लोग का? तो वैधता का प्रकार हो गया प्रत्यक्ष और मुख्य वैधता। तो यह मुख्य रूप से परीक्षण के रूप पर केंद्रित है। ऐसी वैधता केवल उस परीक्षण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जो एक वस्तु या विषय प्रदान करता है जो मान्य प्रतीत होता है। एक ही वस्तु या विषय प्रदान करता है जो मान्य प्रतीत होता है। इसे समझ जाओ। प्रैक्टिकल की चीज है, उसको प्रैक्टिकल में इमेजिन करो कि एक वस्तु जो प्रदान करेगा वो मान्य प्रतीत होती है। अंत विषय वैधता जिसके अंतर विषय की वैधता परीक्षण की वैधता का आधार बनाती है। किसी विशेष परीक्षण में इस तरह की वैधता प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य हो सकता है कि परीक्षण के पद उस विशेष उद्देश्य को प्राप्त करे जिसके लिए मूल रूप से रचित किया गया है। उदाहरण के लिए बुद्धि परीक्षण के मामले में अंतर विषयक वैधता केवल बुद्धिमत्ता से संबंधित सभी कारकों की खोज करने में सफल होने की स्थिति में जिम्मेदार होगी। कारक वैधता यह परीक्षण में कारकों की वैधता को शामिल करने और यह परखने के लिए कि क्या परीक्षण तथ्यात्मक वैधता है या कारणगत विश्लेषण विधि द्वारा जांच की जाती है। इस परिणाम और परीक्षणों के स्पष्ट कारण परिणाम के बीच एक संबंध स्थापित होता है। भविष्यवाची वैधता, यह वैधता सबसे लोकप्रिय रूप से है। इसमें परिणाम एक विशेष मानदंड के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं और मानक प्राप्तांक और मानदंड के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें कसौटी के चुनाव के लिए बहुत देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। प्राप्तांक और मानदंड के बीच इस सहसंबंध द्वारा प्राप्त गुणांक को वैधता गुणांक कहा जाता है। यह अभी हम शायद एक बार किए हुआ है, इसमें 0.5 से लेकर 0.8, ये ऐसे तो नहीं है लेकिन 0.9 के बीच में ही आने चाहिए, तभी वो वैधता मान्य होती है।
इसमें ये देखा जाता है कि दो एक ही टेस्ट 14 दिन बाद के अंतराल पर कराया जाता है, सबसे कम अंतराल में, और देखा जाता है कि जो आंकड़े आए क्या वो एक दूसरे से 0.5 और 0.9 के बीच में, या 1 होता है ऐसे, तो ये किसी और तरीके का होगा, उस वाले का 1 था। 0.0 से लेकर 1 के बीच में आना चाहिए, मतलब उतनी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए कि बस इतनी हो, तभी आपकी वैधता सही है, मतलब सारे टेस्ट सही है। ऐसे 14 दिन में बहुत सारे प्रभाव पड़ता है छोटे छोटे, लेकिन वो ऐसे चीज़ों का नापता है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक बदलती नहीं है, लेकिन बदल सकती हैं। तो इतनी सी उसमें बस पॉइंट्स की जगह दी जाती है कि इतनी ही बदलेगी, अगर बदलेगी तो। और समवर्ती वैधता, यह भविष्यवाणी वैधता से मिलता जुलता है, क्योंकि ये परीक्षण और कुछ निश्चित मानकों के बीच संबंध स्थापित करता है, लेकिन इन सामान्य विशेषताओं के बावजूद कुछ निश्चित रूपांतर भी है। विश्वसनीयता, सब टेस्ट और एक्सपेरिमेंट के कुछ विश्वसनीयता होता है। वैधता के अलावा यह आवश्यक है कि हम परीक्षा में विश्वसनीयता का एक निश्चित तत्व हो। यह केवल तब है जब परीक्षण के निष्कर्ष को विश्वसनीय और विश्वास के योग्य माना जा सकता है। यह शब्द मूल रूप से उन सेवाओं को संदर्भित करता है जिस पर एक परीक्षक पर भरोसा किया जाता है, अर्थात ये लगातार अंतराल समय अंतराल के बाद एक ही समूह को परीक्षण किए जाने पर भी स्कोर में निरंतरता और सततता रहती है। एक परीक्षण की विश्वसनीयता परीक्षण का गुणवत्ता को संदर्भित करती है, जो माप के लिए आत्मविश्वास और विश्वास को प्रेरित कर सकती है, और इस गुणवत्ता को केवल उस परीक्षण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जो हर बार उसी स्कोर को प्रदान करती है जो उसी व्यक्ति द्वारा पर किया जाता है। मतलब कभी भी करोगे, विश्वसनीयता रहेगी, अगर सही द्वारा से नापा गया होगा तो स्कोर्स इधर उधर नहीं भागेंगे, और सततता और निरंतरता स्कोर्स में, मतलब आंकड़ों में बनी रहेगी। और बुद्धि परीक्षण के समय एक व्यक्ति के लिए एक अंक प्राप्त करता है, और दूसरा यदि इसी एक ही व्यक्ति के लिए अलग समय पर लागू किया जाए तो वो केवल बहुत स्पष्ट है कि इस तरह के परीक्षण में विश्वसनीयता नहीं माना जा सकता, और परीक्षण की विश्वसनीयता उसके किसी एक भाग में नहीं बल्कि उसकी पूर्णता या पूर्णता में रहता है। और विश्वसनीयता का मापन परीक्षण और पुनर्परीक्षण विधि, एक बार परीक्षण किया जाता है फिर पुनः परीक्षण किया जाता है कि क्या विश्वसनीयता सही आ रही है हमारी। फिर समांतर रूप विधि, जिसमें किसी विशेष विधि का विश्वसनीयता को पहचानने की एक और तरीका है। यहाँ विधि को उसी तरह तैयार किया जाए जैसा कि न्यायाधीश और परीक्षित किया जाता है। अब एक समूह में मूल रूप से फिर संशोधित और समांतर तरीकों के माध्यम से जांच की जाती है, और अंत में परीक्षण विश्वसनीयता को आंकने के लिए दोनों परिणामों की तुलना की जा सकती है, जहाँ पे दोनों लोग, मतलब क्या बोलते हैं, यह प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है कि जो डाटा आ रहा है वो विश्वसनीय है। पहले तो हम लोग संभाल लेते हैं, फिर दोबारा ये लेने की कोशिश करते हैं कि जो डाटा दियो क्या तुम सही दियो, तो फिर एक टेस्ट लिया जाता है उसका, और फिर भी अगर वही डाटा आ रहा है तो फिर विश्वसनीयता बरकरार रहती है और समांतर विधि तैयार की जानी चाहिए। अर्ध विन्यास विधि, परीक्षण की विश्वसनीयता को परीक्षण के घटकों को सम और विषम पदों में विभाजित करके भी आंका जा सकता है। ये वाला टेक्निक भी होती है। इसमें 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन आया है तो सम को एक साइड कर दो क्वेश्चन को, और विषम को एक साइड कर दो। और सम का भी अगर वैसे ही ग्राफ तैयार हो रहा है या वैसे ही आंकड़े आ रहे हैं जैसे विषम के आ रहे थे, तो ये देखा जा सकता है कि हाँ क्वेश्चन आ रहा है, आपको मतलब प्रतिभागी ने सही तरीके से चीज़ अटेम्प्ट की है। क्योंकि अगर एक ही चीज़ नापने का चीज़ है तो हम आधा एक बार मिले या पूरा एक बार मिले, आएगा तो वही डाटा जो उसको आना होगा। तो इस तरीके से भी किया जाता है। अतः एकांश संगति, विश्वसनीयता को मापने की इस तरीके में एक समय में केवल एक ही विधि लागू की जाती है। परीक्षण के प्रत्येक विशिष्ट वस्तु के लिए प्राप्त अंकों के बीच आपसी संबंध मनाया जाता है। साथ ही एक विशिष्ट प्रश्न के प्राप्त अंकों और पूरे परीक्षण के लिए प्राप्त अंकों के बीच के संबंध का भी पता लगाया जाता है। विश्वसनीयता को मापने के इस तरीके में काफ़ी सांख्यिकीय कौशल शामिल है, जिसको बहुत तरीके का स्टैटिक्स सूत्र और फार्मूलाज को यूज किया जाता है। बहुत सारे डाटास होते हैं, और सहसंबंध में मनोवैज्ञानिक कॉर्डर और रिचर्डसन
ने इस पद्धति का आवेदन के लिए कुछ सूत्र तैयार किए तो किए होंगे। अब मानक क्या होता है? मानक को शायद इंग्लिश में नॉर्म्स कहता है। मानक आमतौर पर व्यक्तियों का एक निश्चित समूह के लिए विशिष्ट प्रदर्शन स्तर को संदर्भित करता है। यहाँ पे एक स्तर पे आकर के सब लोग एक टेस्ट में गिरते हैं, चढ़ते हैं, या सबके विचार, दृष्टिकोण और स्वभाव एक जैसे हो जाते हैं, संदर्भित करते हैं, या एक ही तरह दिशा में आगे बढ़ाता है। केवल मूल अंक के साथ कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण अर्थहीन है जब तक कि इसके आगे की व्याख्या करने के लिए अतिरिक्त आंकड़ा द्वारा पूरक नहीं किया जाता। इसलिए एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण को संचय कुल आमतौर पर मानकीकृत प्रतिदर्श के स्कोर को प्रतिदर्श करने वाले मानदंडों को संदर्भ में समझा जाता है। परीक्षण की विशिष्ट समूह के व्यक्तियों के प्रदर्शन को स्थापित करके सामान्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है। मानक प्रतिदर्श के संबंध में किसी भी विषय व्यक्ति की स्थिति की सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए मूल अंक के साथ एक सापेक्ष माप बदल दिया जाता है। इस व्युत्पन्न स्कोर के दो उद्देश्य हैं। वे मानक प्रतिदर्श के संबंध में खड़े व्यक्तियों का एक संकेत प्रदान करते हैं और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। उन उपायों को देने के लिए जिनकी तुलना की जाती है और विभिन्न परीक्षणों पर व्यक्तियों के प्रदर्शन को देखने की अनुमति देता है। मानक के प्रकार, विषयात्मक मानक हमें नहीं लगता है कभी आएगा। विदित समूह मानक, इसमें विदित समूह मानक में ABCD है। परीक्षण निर्माण एक शक्तिशाली रचनात्मक और प्रासंगिक प्रश्नावली अनुसूची का निर्माण करते समय नीचे दिए हुए कुछ बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए। शोधकर्ता को पहले उस समस्या को परिभाषित करना चाहिए जिसे वह जांचना चाहता है पहले, क्योंकि यह प्रश्नावली की नींव रखेगा। और परियोजना की प्रगति के रूप में सामने आने वाली शोध समस्याओं को विभिन्न पहलुओं के बारे में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि हम बस समस्या लिख दिए, उसको स्पष्ट रूप से समझाना भी चाहिए जैसे हम अपने समस्या को सबके सामने प्रेजेंट कर सकें। ठीक है। और प्रश्नों का सही सूत्रीकरण शोधकर्ता की जानकारी, विश्लेषण का उद्देश्य और अनुसूची का उत्तरदाताओं पर निर्भर करता है। शोधकर्ता द्वारा ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए या नहीं, उन्हें सरल बनाना चाहिए और किस तरह से दृष्टिकोण के साथ बनाना चाहिए कि वे एक गणना सारणीयन योजना का उद्देश्य हिस्सा रहे। मतलब कि आप इसको कैसे भी क्वेश्चन में बना सकते हो कि आपको शॉर्ट फॉर्म में फटाफट जवाब चाहिए या उसमें वो कुछ ब्रीफ तरीके से नॉलेज दे सके। इस तरीके का भी आपको ध्यान देना है अपने टेस्ट के अनुसार या अपनी समस्याओं के अनुसार। एक शोधकर्ता को उस अनुक्रम के बारे में पर्याप्त विचार देने की अनुसूची का एक मोटा मसौदा तैयार करना होगा जिसमें वह प्रश्नों को रखना चाहता है। इस तरह प्रश्नावली के पिछले उदाहरण भी इस स्तर पर देखे जा सकते हैं। फिर मतलब सही तरीके से क्वेश्चन को अरेंज करना है। डिफ़ॉल्ट रूप से शोधकर्ता को फिर से एक जांच करना चाहिए कि यदि कोई आवश्यक चीज़ें सुधार है तो कर ले, नहीं तो उसको बाद में मौका नहीं मिलेगा। पायलट अध्ययन के माध्यम से पूर्व परीक्षण किया जाना चाहिए कि यदि आवश्यक हो तो प्रश्नावली का परिवर्तन किया जाए, कि एक अध्ययन किया जाए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो डाटा कहीं छूट रहा हो, तो एक पायलट अध्ययन किया जाता है। प्रश्न स्पष्ट रूप से उल्लेखित प्रश्नावली को भरने के लिए दिशा निर्देश के लिए दिशाओं को समझने में आसान होना चाहिए या किसी भी भ्रम से बचने के लिए किया जाना चाहिए कि उसे कोई भ्रम ना हो। उसको इस तरीके से डिजाइन करें कि ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन 2 बार आ रहा है या ऐसा है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मानकीकरण कैसे होता है इसको आप लोग समझना। तो मानकीकरण परीक्षणों के लिए निम्न तो हमें लगता है इसके बाद कुछ पढ़ने लायक है नहीं, तो ये यूनिट जल्दी खत्म हो गया। सो प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज़ें जब आप एक बार प्रैक्टिकल कर लोगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी, क्योंकि उसमें आपको सर भी ये सब चीज़ें अच्छे समझाएंगे। तो वो जब चीज़ें समझाएंगे तो बहुत अच्छे समझाएंगे। तो क्योंकि हम तो एकदम ऐसे टीचर वाइज तो समझाते नहीं है, बट एक ऊपर के ब्रीफली नॉलेज तो दे देते हैं। तो अगर किसी भी तरीके को डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। वीडियो में कोई प्रॉब्लम या कुछ डाउट हो तो आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कमेंट कर देना, और कोई पर्सनल चीज़ पूछनी है इग्नू से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो आप उससे भी कमेंट करके पूछ सकते हो।
और वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो गाइस लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है गाइस एक नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय, पढ़ो और मेहनत करो।